इन्होंने सिर्फ अपना भला किया है। बता तो रहा हूँ मैं कि 10 या 5 दलित का नाम बता देंगे कि मैंने इस दलित का भला किया, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको ऊंचे में बैठा दिया। अपने मोहल्ले के, अपने राज्य के, अपने आसपास के किसी एक दलित भाई को अपने साथ लेकर के इन्होंने मंत्री या विधायक बना दिया हो, सभासद बना दिया हो या अपने बगल में बैठाया हो तो जरा बता दे। ये जितने दलित के मसीहा है खाली चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हैं। अब की बार एक सीट उनकी बचेगी तो बताइएगा, पहले वो अपने को देख लें और झांकी में खुद रहेंगे। जब झांकी निकलेगी तो वो, अगर ये वाकई उत्पीड़ित थे तो ये 5 साल बर्दाश्त कैसे कर लिए? तो भगौड़ों के भागने से हार नहीं होती, जीत होती है, जीत। जिनका घर शीशे का होता है ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये ओपी राजभर जी समझ लें कायदे से। पिछले 72 घंटे की बात करें, 3 मंत्री समेत 7 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और उसमें से एक बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो न सिर्फ मौर्य के नेता माने जाते हैं बल्कि शाक्य और कुशवाहा के भी नेता माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी जो वोट जो है वो करीब 5% है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो आने वाले दिनों में भाजपा को ये नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे तब तक इनको कोई कष्ट नहीं रहा, खूब कायदे से रहे, बीच में इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब वो देखे कि पूरे परिवार को टिकट दिलाना है, यहाँ संभव नहीं है, तो धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेके निकल लिए। देखिए, ऐसा है कि मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विकास का दौर चल रहा है। अब इसमें वो क्या दावा करते हैं, क्या नहीं दावा करते, उनको पता चल जाएगा जिस दिन मतगणना होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा। वो कहाँ पर रहेंगे उनको पता है। और अपने परिवार के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, परिवार के लिए टिकट चाहते थे, यहाँ संभव नहीं था। उनकी स्थिति भी पडरौना से जहाँ से है उनको जनता पसंद नहीं, बड़ी जो है उनकी स्थिति वो खुद आकलन कर रहे थे कि क्या करूँ, कहाँ से परिवार को लड़ाऊँ, कैसे टिकट दिलाऊँ। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो यहाँ से निकल लिए। ओम प्रकाश राजभर जो है कह रहे हैं ये तो अभी झांकी है, अभी सारी पिक्चर बाकी है। उनका कहना है कि आने वाले 20 जनवरी तक करीबन 18 मंत्री जो है योगी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था तो कुछ सीटें पा गए। अब की बार एक सीट उनकी बचेगी तो बताइएगा, पहले वो अपने को देख लें और झांकी में खुद रहेंगे। जब झांकी निकलेगी तो वो कहाँ रहेंगे, वो जनता तय करके बैठी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने काम किया है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं कोई गुंडा राज नहीं। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, शाम को 7 बजने के बाद बिजली गोल हो जाती थी, बिजली नहीं आती थी शहरों में। व्यापारी चिंतित हो जाते थे कहीं कोई जो है आ न जाए अंधेरे में, कोई लूट न ले। आज के डेट में बिजली जो है आपको 24 घंटा उपलब्ध है। ग्रामीण इलाके में जो है बिजली आपको उपलब्ध है। उसके बाद जो है कोई भी आप प्रशासनिक स्तर पे या पूरी सरकार को उठा के देखेंगे, यहाँ तक कि सड़कें भी सुरक्षित हैं, कहीं कोई वो नहीं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं। जनता ने अनुभव किया है। ये अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में है और ये सरकार वापस आ रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि 403 में से हम 400 सीटें लाएंगे और 3 जो सीटें बचेगी वो सारी पार्टियां लाएंगी। वो सपना देख रहे होंगे, 400 सीट वो लाएंगे, 3 में सब रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो 3 में अपने रहें, 400 जो है भारतीय जनता पार्टी की आवे, योगी जी की आवे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो भाजपा को यहाँ से उखाड़ने फेंकने का नाम ले रहे हैं? भाई देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कम से कम नमक की कीमत तो आदमी को रखनी ही चाहिए, और ये भारत के अंदर तो जरूर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही हैं जो कल बहन जी का हाथ छोड़ करके भाजपा में आ गए। भाजपा में पूरे 5 साल तक इन्होंने कायदे से मंत्री पद का भरपूर लाभ उठाया। उस समय इनको पीड़ित दलित नहीं दिखाई दिए। उस समय इनको अपने घर के कुचले दबे तमाम लोग जितने भी अभी बोल रहे हैं कोई नहीं नजर आया। आज जब इनके बेटे का टिकट कटा, इनके मन माफिक काम नहीं हुआ, तो इनको तमाम दोष भाजपा में दिखा। अगर ये वाकई उत्पीड़ित थे तो ये 5 साल बर्दाश्त कैसे कर लिए? हमको तो समझ में अभी तक यही नहीं आ रहा है कि आखिर ये 5 साल तक कैसे बर्दाश्त किए। और आपको एक बात और मैं बता दूं, ये है बरसाती मेढक, और ये मेरा दावा है काशी की इस धरती से कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अंतिम बार कैबिनेट के मंत्रिमंडल में बैठे हैं। इसके बाद वो पूरे जीवन नहीं जा पाएंगे। आप भी देखिएगा, मार्च के बाद मैं भी देखूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं जहां मैं जाता हूं सरकारें वहीं बनती है। ये ये उनकी निजी सोच है, अपनी निजी राय रखने में जाता क्या है भाई। कल ये क्या नाम है, बसपा में थे तो बहन जी के पक्ष में खूब बोल रहे थे, जब भाजपा में आए तो बहन जी को गाली देने लगे। आज सपा में चले गए तो आज मैं टीवी में देख रहा था वो क्या नेवला और सांप ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। तो अभी 70 तक ये आ गए। ये सब सिर्फ कुर्सी के भोगी हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं, इनको राज्य से कोई मतलब नहीं, इनको देश से कोई मतलब नहीं। इनको मतलब सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने निजी स्वार्थ से है। तो जहाँ इनका स्वार्थ सिद्ध होगा ये वहीं जाएंगे और दूसरे को गाली देंगे। ये इनका 65 से इनका
2022 तक का यही इतिहास भरा है। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि गरीब पिछड़े अति पिछड़ों का भाजपा में हमेशा शोषण होता रहा है। ये उनको 5 साल पिछले नहीं नजर आया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच सके तो कृपया करके हाथ जोड़ के काशी की इस धरती से निवेदन है कि मात्र 5 या 10 दलित का नाम ये बता दें कि इतने साल में इन्होंने भला किया हो। 10 या 5 दलित का नाम खाली बता दें। इन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया है। ये इलेक्शन जब लड़ने आए थे तो इनके पास कुछ नहीं था, आज ये करोड़ों में खेल रहे हैं। आखिर ये बता नहीं पाएंगे कि आखिर ये करोड़ों कहाँ से आया, और उसके बाद जब इनसे पूछा जाएगा तो बस ये यही कहेंगे कि सत्ताधारी दल की पार्टी हमको परेशान कर रही है। इन्होंने सिर्फ अपना भला किया है। बता तो रहा हूँ मैं कि 10 या 5 दलित का नाम बता देंगे कि मैंने इस दलित का भला किया, इसको यहाँ बैठा दिया, इसको ऊँचे में बैठा दिया। अपने मोहल्ले के, अपने राज्य के, अपने आसपास के किसी एक दलित भाई को अपने साथ लेकर के इन्होंने मंत्री या विधायक बना दिया हो, सभासद बना दिया हो, या अपने बगल में बैठाया हो तो जरा बता दे। ये जितने दलित के मसीहा है खाली चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हैं। इनको खाली बेवकूफ़ बनाने आता है, खाली दलित के नाम पे ये नाम वो नाम, बेवकूफ़ बनाना, अपना उल्लू सीधा करना। लेकिन ओपी राजभर तो कह रही है तो सिर्फ अभी शुरुआत है। इस्तीफे की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। अरे भाई, ओपी राजभर पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख ले। जिनका घर शीशे का होता है ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये ओपी राजभर जी समझ लें कायदे से, क्योंकि अभी भी जनता ये भूली नहीं है कि जिसका साथ राजभर जी दे रहे हैं, 9 करोड़ रुपया इसने खाली सांप पकड़ने पे खर्च कर दिया ज्ञानेश्वर पार्क में। कौन सा सांप था भाई? अरे कौन इच्छाधारी सांप पकड़ाया, कहाँ पकड़ाया, गया कहाँ सांप? लेकिन 9 करोड़ साफ हो गया। जिस पार्टी के ये साथ खड़े हैं उस पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि जो रोड मैं बना रहा हूँ उस पर प्लेन भी उतरेगी। जिस दिन उसका उद्घाटन था उसी दिन मुख्य सूचना सचिव अधिकारी नवनीत सहगल साहब, उनकी कार उसी रोड पे धंस जाती है, वो भिड़ जाते हैं और आज तक वो दवा खा रहे हैं। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो वो बोलेंगे कि नहीं ये सत्य बोल रहा है। आज तक वो दवा खा रहे हैं साहब। ये है उस रोड का कमाल। जहाँ उन्होंने जहाज़ उतारने की बात की थी वहाँ टाली चलाना मुश्किल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। भाई ये देखिए, वो अपने बारे में बता रहे हैं। उनका जो पूर्व अनुमान था, पूर्व अनुभव था, वो वर्तमान में बता रहे हैं। वो जो उन्होंने अभी कहा ना हाल में कि भगवान कृष्ण सपने में आए थे, तो सपने में आके कृष्ण ने यही कहा कि बेटा शांति से बैठ जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। कृष्ण भगवान होने वाले खतरे से उनको आगाह करने आए थे सपने में, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। भाई ये क्यों मानेंगे? ये जब अपने पिता की बात नहीं माने, उनको उतार के कुर्सी से फेंक दिए, उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिए। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जल्दीबाजी में सारा काम अखिलेश ने कराया है, तो इनको वो बात भी खराब लगी। भगवान कृष्ण की बात भी सपने वाली खराब लग रही है। सपने में जी रहे हैं, तो इसमें मुंगेरी लाल का सपना देखने में जाता क्या है? देखें सपना। आपको नहीं लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भाजपा को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा? भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। कि इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि जनता जान चुकी है कि 5 साल बाद ही कि उनको दलित, शोषित, अवंचितों की याद आई। जनता आज जितनी भारत की जनता सब पढ़ी लिखी है, सब जान रही है कि 5 साल बाद जब आचार संहिता लग गया तब इन्होंने अपने त्याग पत्र, तब अपने पद से इस्तीफा दिया, जाके अखिलेश के साथ मिल गए। ये जनता, पूरी जनता अच्छे से समझ चुकी है। अगर इनको छोड़ना होता, सरकार बनने के 6 महीने बाद छोड़ देते, सरकार बनने के साल भर बाद छोड़ देते। लास्ट समय पे इन्होंने छोड़ा। जनता समझ चुकी कि परिवार के बारे में सोचने वाला आदमी परिवारवाद में जाके मिल गया। अच्छा, अभी तक हम जो इस्तीफे की लिस्ट देखें उनमें जो सारे मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो सारे अति पिछड़े या पिछड़े से आते हैं। तो ऐसा नहीं लगता जो है इस बार के चुनाव में जो है सारे पिछड़े अति पिछड़े जो है भाजपा से नाराज? सब भाजपा को केवल काम की वजह से वोट देती है। भाजपा जिस तरीके से विकास कर रही है, जिस तरीके से भाजपा सड़क, रोड, पानी, बिजली लोगों को दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, लोगों को जनता के हित में सोच रही है, भाजपा केवल में वही जुड़ सकता है जो भाजपा के, जो देश के प्रति सोचने वाला, जो परिवार के बारे में सोचने वाला, वो भाजपा में नहीं टिक सकता। अगर ऐसे लोग चले गए हैं ज़्यादा अच्छा है, और सपा में जा रहे हैं वो भी ज़्यादा अच्छा है। कि जो एक कहावत है हमारे हिंदू धर्म में, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने की वजह एक ये भी है क्योंकि वो अपने बेटे की टिकट चाह रहे थे और पार्टी ने साफ मना कर दिया। देखिए, अभी आप इस बारे में कई लोगों से चर्चा कर रहे थे। पिछले 5 वर्ष से जब वो मंत्री थे तब उनको दलित, शोषित, वंचित और सबकी याद नहीं आई। 5 वर्ष बीतने के बाद उनको याद आ गई और उन्होंने पार्टी छोड़ के सपा का साथ ले लिया। आपको पता होगा, आप तो मीडिया कर्मी, आप लोग को हमसे ज़्यादा पता है कि वो बसपा से भाग करके भाजपा में आए थे और अब भाजपा से भाग करके सपा में चले गए हैं। तो युद्ध के पहले जब कहीं युद्ध होता है, चुनाव भी एक ये राजनीतिक युद्ध है, किसी भी युद्ध के पहले भगोड़ों का भाग जाना सबसे बड़ा श्रेयस्कर काम है। भगोड़े जब भाग जाएंगे, जितने वीर बचेंगे
वह डट के मुकाबला करते और विजय को प्राप्त करते हैं। तो भगौड़ों के भागने से हार नहीं होती, जीत होती है, जीत। अच्छा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये हमेशा कह रहे हैं अब कि भाजपा जो है गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़े, अति पिछड़ों की दुश्मन है। अरे भैया, मैं आपसे अभी यही मैंने बताया, पहला ही शब्द मैंने बताया कि 5 साल से उनको गरीबी, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण नहीं दिख रहा था। 5 साल पूरा होते ही, आचार संहिता लगते ही उनको ऐसी चीज़ें दिखने लगीं। क्या 5 साल तक उनको नहीं दिख रहा था? आपने अभी एक और प्रश्न पूछा था हमारे एक मित्र से। लेकिन भाजपा को भी तो नहीं दिख रहा था। जो अभी उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है वो पिछले 7 सालों का है, अगर आप देखें। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, यह चीज़ें हमारी न्यायपालिका पर निर्धारित होती हैं। जिस समय जिसका तारीख पड़ता है, जिस समय जिसका प्रयोजन पड़ता है, वह काम होता है। इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना कि इस पार्टी में चले गए ऐसा हो गया, इस पार्टी में रहे तो ऐसा हो गया, नहीं है। यदि अगर ये भाजपा ने किया होता तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में थे तो इनका मुकदमा ही खत्म हो गया होता, इनके ऊपर से केस ही खत्म हो गया होता। अगर आप इस तरीके का कोई इल्ज़ाम लगाना चाहे तो भाजपा अगर में ये मंत्री थे तो भाजपा इनका केस खत्म कर देती, इनको पाक साफ बरी कर देती कि नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं बोला है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। इसमें हम और आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसा न्यायपालिका को उचित लगेगा वैसा फैसला होगा। अच्छा, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये आरोप लगाया, बल्कि ये आरोप चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे दारा सिंह हो, सबने ये आरोप लगाया कि भाजपा जो है अति पिछड़ों और पिछड़ों की अनदेखी करती है। देखिए, अति पिछड़े हों या कोई हों, या अभी जैसे आपने बताया कि दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय मंत्री जी, लोगों ने आरोप लगाया, क्या 5 साल तक उन लोगों को नहीं दिख रहा था? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, ब्राह्मण 5 साल बाद ही दिखा। 5 साल के पहले नहीं दिख पा रहा था लोगों को, 5 साल बाद ही चीज़ें दिखी ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि 5 साल बीतने के बाद हम पार्टी छोड़ दो, कह दें कि हमारा पार्टी में मान नहीं रखा जाता, हम दलित हैं। वो कह रहे हैं कि हम 5 साल से जो है योजना बना रहे थे, हम चीज़ों को देख रहे थे, हमने बहुत बार ये चीज़ें जो भाजपा के सामने रखी लेकिन नहीं सुनी गई। भैया, कब रखा? कभी अगर ऐसा था, आप इतने अच्छे थे, आप दलितों के बारे में, वंचितों के बारे में, शोषितों के बारे में सोच रहे थे, तो आप किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते चुनाव के पहले और बोलते सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर के कि ऐसी बात है, इस तरीके से काम करना है। उसमें तो आपने नहीं बोला, अब आपको याद आ रहा है। देखिए, ये सब मौकाप्रस्त राजनीति है। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि भगौड़ों का भाग जाना ही श्रेयस्कर होता है और वीर खड़े होकर मैदान में लड़ते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि बिजली मिल जाती, इन्वर्टर ले लें, जनरेटर ले लें, क्या कर लें। तो अब इससे ज़्यादा क्या विकास होगा? या अगर क्या जनता या विपक्ष ये सोचता है कि मोदी जी और योगी जी किसी के घर पे जाके काम करके उनका विकास करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमको भी अपना काम स्वयं करना होगा। और इससे ज़्यादा विकास क्या होगा? बिजली, पानी, रोटी, यही मुख्य चीज़ें हैं। पिछले 2 साल से हम सभी कोरोना से त्रस्त हैं। हर प्रदेश, पूरा देश त्रस्त है, भारत त्रस्त है, अमेरिका त्रस्त है, इंग्लैंड त्रस्त है। उसके बावजूद जिस प्रकार देश में आर्थिक स्थिति संभली हुई है, चल रही है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना खाए मर रहा हो। आज प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों के तहत गरीबों को राशन मिल रहा है, तमाम तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। इससे ज़्यादा और आप किसी से क्या उम्मीद रखते हैं भैया? यही चीज़ें तो होती हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, यही चीज़ें, सड़क, वो प्रत्येक चीज़ आपको मिल रही, यही तो विकास है। ऐसे ही धीरे आगे बढ़ेगा। हमारे देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति के पास हर चीज़ पहुंचाना लगातार संभव नहीं है, फिर भी जितना हो रहा है वो पर्याप्त है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि परियोजनाएं तो हमारी हैं, ये सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं। जी, अखिलेश यादव जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि परियोजनाएं उनकी फीता काटने का काम करते हैं। अभी सरयू नहर परियोजना हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इसको किया था, उसको भी उन्होंने अपना बता दिया था। यह काम हुआ, उसको भी उन्होंने अपना बता दिया था। तो कहने की बात है, कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सुन सकता है, इसके कोई औचित्य नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जो उद्घाटन कर रहे हैं, वही पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो भाजपा बार बार कहती है कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, वो जो पहले समाजवादी एक्सप्रेसवे के नाम से थी, लेकिन इन्होंने उसका नाम चेंज करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया और अब वो कहते हैं कि हमने बनवाया। नहीं, बनवाया तो जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम भी ठीक है। जो विकास हुआ है आप उठा के देख लीजिए। आज तक जो है जितनी भी सरकारें रही, कभी भी आप देखेंगे, आज जिस प्रकार से आप वाराणसी को देख लीजिए, रिंग रोड परियोजना, जो रिंग रोड की योजना थी वो सन 98-99 की थी, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया और किसी ने भी उस तरफ जो है ध्यान नहीं दिया।
आज आप देख लीजिए रिंग रोड जो है पूरी तरह से बन के तैयार है, लोग उस पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जितनी भी ट्रैफिक हैं जो शहर में जाम लगता था आज के समय में सब डाइवर्ट हैं और बाहर सारी गाड़ियां निकल जाती हैं। ये लोग केवल बस एक अपने समय की बात करेंगे, और जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, मोदी जी ने किया, उसमें ये लोग हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने ये किया हो, क्या इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये लोग केवल गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए जिस प्रकार से कोरोना काल में गरीबों को राशन उपलब्ध हुआ, जिस प्रकार से जो है वैक्सीनेशन हुआ है, जिस प्रकार से जो है सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है, वो कभी नहीं मिला है। और अच्छा, इसका ये कारण ये रहा कि डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी का माननीय मोदी जी केंद्र में और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में, और ये अवसर जनता नहीं जाने देगी। आप देखिएगा जिस दिन जो है काउंटिंग होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम जो है पूर्ण बहुमत में आपको दिखाई देगी, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो इस्तीफे का तो जोर है वो आपको कब तक लगता है कि वो रुकेगा? क्योंकि अगर